यह स्टोरी शुरू होती है एक सिस्टम स्क्रीन से जो बताती है कि लाइफ सिमुलेटर होस्ट सू से कनेक्ट हो रहा है, जो 21 साल का अमर कल्टीवेटर है। और ऐसे ही हमारा मेन कैरेक्टर हैरान रह जाता है जब ये उड़ती हुई स्क्रीन उसके बिल्कुल सामने पॉपअप होती है। उसी टाइम वो चिल्लाता है कि वो 3 साल से इंतजार कर रहा था और पूछता है कि किसी को अंदाजा है कि वो इस पूरे टाइम में कहां से गुजरा है। फिर वो बोलता है कि उसने सोचा था कि उसके जैसे एक ट्रांस माइग्रेटर को कभी गोल्डन टिकट नहीं मिलेगा, और अपना नाम बताता है, सू शिंग, जो 3 साल पहले इस दुनिया में आया था। इस जगह में जो उसकी पुरानी दुनिया से बिल्कुल अलग है, गेम एलिमेंट्स असल बन गई हैं, मॉन्स्टर्स, डंजन्स, आइटम्स और चैलेंजेस के साथ। ऊपर से 18 साल की उम्र में हर कोई एक क्लास चुन सकता है और डंजन्स में मॉन्स्टर्स को हराकर एक्सपीरियंस ले सकता है। हमारा यंग मैन बताता है कि 3 साल पहले उसने एक अकेली हिडन क्लास इमॉर्टल कल्टीवेटर को जगाया था, अवेकन्ड। इस खबर ने पूरे कैपिटल को हिला दिया और इस वजह से उसे देश के सबसे अच्छे वोकेशनल कॉलेज में एडमिशन मिला। लेकिन हमारे लड़के को जल्दी ही एक सबसे बड़ी कमी, फेटल फ्लॉ पता चली। वो बस लेवल अप नहीं कर पाया। 3 साल गुजर गए और उसके क्लासमेट्स ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड और उससे भी ऊपर के रैंक्स तक लेवल अप हो गए, जबकि वो बिल्कुल वैसे ही रहा। फिर भी उसने हार नहीं मानी और अपने शरीर को ट्रेन किया, लेकिन उसकी लड़ने की ताकत, कॉम्बैट स्ट्रेंथ फिर भी एक लेवल 30 स्ट्रेंथ टाइप प्रोफेशनल से कम थी। आरएमसी फिर बोलता है कि उसे आखिरकार किस्मत का साथ मिल गया है। तुरंत बाद वो उस सिस्टम का यूज करके सिमुलेशन एक्टिवेट करता है जो उसे अभी अभी मिला है। सिमुलेशन के अंदर वो अपनी ताकत जगाता है और बहुत खुश होता है। वो लड़कियों को डंजन्स में ग्राइंड करने और कुछ गियर लेने के लिए ले जाना शुरू करता है। सिमुलेशन में उसकी फीमेल कंपेनियंस उस पर दीवानी थी। वो हर तरह से उसके पीछे पड़ गई और उसने खुशी से मान लिया। उस भरपूर रात के बाद सिमुलेशन जारी रहती है और हमारा यंग मैन कल्टीवेशन शुरू करता है। उसे पैंगूज हेवन ओपनिंग डिसीजन नाम की एक टेक्निक मिलती है, लेकिन 1 महीने के बाद उसे कोई सुधार नहीं दिखता और उसे एहसास होता है कि जो मेथड्स ऑनलाइन मिलते हैं वो नकली हैं। वो और लड़कियां बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, मौज करते हैं और वो उन्हें लेवल अप करने में हेल्प करता है। अपने खाली टाइम में वो अक्सर फ्रेशमैन गर्ल को बाहर मौज मस्ती करने के लिए ले जाता है, लेकिन 6 महीने गुजर जाते हैं और वो लड़की सिल्वर रैंक्ड प्रोफेशनल बन जाती है और इसी पॉइंट पर वो उसे गोस्ट कर देती है, छोड़ देती है। हमारे लड़के ने सोचा था कि उनके बीच कुछ खास रिश्ता है, लेकिन उसके लिए ये सिर्फ बिजनेस था। अपनी इज्जत को ठेस लगने पर वो अपनी उदासी को ताकत में बदलता है और 6 महीने तक ट्रेन करता है। बॉडी रिफाइनिंग के 7वें लेवल तक पहुंच जाता है। हालांकि वो ग्रेजुएट नहीं कर सकता। एक पावर लेवलर के रूप में उसकी इज्जत यानी रेप्यूटेशन बढ़ती है और नई फ्रेशमैन गर्ल्स उसे ढूंढती हैं, जिससे उसे बहुत पैसा मिलता है। आरएमसी सोचता है कि शायद फेल होना इतना बुरा नहीं होगा, क्योंकि हमेशा नई लड़कियां आएंगी। 5 साल बाद स्कूल उसे निकाल देती है, लेकिन एक दोस्त की मदद से वो एक इक्विपमेंट शॉप खोलता है और अमीर हो जाता है। लेकिन एक दिन उसके पेरेंट्स फोन करके बताते हैं कि उसकी बहन सू नियॉन अचानक गुजर गई है। 3 साल बाद एक संकट के बीच उसका अच्छा दोस्त यू पांग भी गुजर जाता है और वो हैरान होता है कि ये कैसे हो सकता है। ऐसा संकट जो पहले कभी नहीं हुआ महसूस करते हुए हमारा प्रोटैगनिस्ट खुद को ट्रेनिंग में पूरी तरह से लगा देता है और 1 साल में बॉडी रिफाइनिंग के 9वें लेवल पर पहुंच जाता है। अचानक मार्केट में उतार चढ़ाव, फ्लक्चुएशन की वजह से रिकवरी आइटम्स की प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, जबकि उसके इक्विपमेंट कोई नहीं चाहता। अपनी इक्विपमेंट शॉप बंद होने पर हमारा लड़का घर वापस जाने और आराम करने का फैसला करता है। लेकिन एक दिन जब वो अपने आंगन में आराम कर रहा होता है तो वो ऊपर आसमान में देखता है और एक बहुत बड़ा जानवर यानी जायंट बीस्ट दिखाई देता है। उस बहुत बड़े जानवर ने फिर अपनी आंखें खोली और जो डर उसके बाद आया, उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया जो इंसानियत जानती थी। उसके तुरंत बाद एक ताकतवर आर्चर उस बड़े जानवर का सामना करने के लिए आया जो दुनिया को डरा रहा था।
वो शख्स उस बहुत बड़े जानवर के खिलाफ एक बेचैन लड़ाई शुरू करता है, उसे हर कीमत पर रोकने की कोशिश करता है। उनके सारे एफर्ट्स और ताकतवर हमलों के बावजूद वो जानवर हराया नहीं जा सकता था। हर चीज का विरोध कर रहा था जो उस पर फेंकी गई थी। हमारा प्रोटैगनिस्ट तबाही के बीच में फंस गया, हवा में उछल दिया गया जब उसके आसपास सब कुछ टूट रहा था। रियलिटी में वापस आकर वो डर के उठता है, सोचता है कि उस सब अफरा तफरी के बाद क्या हुआ। सिस्टम उसे बताता है कि सिमुलेशन में जानवर ने पूरे देश को निगल लिया और वो 36 साल की उम्र में मर गया। पहले सिमुलेशन के इनाम के रूप में वो स्पिरिचुअल रूट पोजेसर टैलेंट और बोधि रिफाइनिंग कल्टीवेशन के 9वें लेवल में से चुन सकता है। हांफते और पसीने से भीगा हुआ हमारा यंग मैन अपने सर पर हाथ रखता है, सिमुलेशन के अंत को समझने की कोशिश करता है। सिस्टम फिर उसे अपना इनाम चुनने को कहता है और उसे महसूस होता है कि दुनिया का अंत 15 साल में है और उसे अभी अभी उसकी ताकत मिल रही है। उस डरावने जानवर की तस्वीर को घूरते हुए उसका मानना है कि अगर वो सिमुलेशंस चलाता रहेगा तो वो कोई हल ढूंढ सकता है। अपनी आंखें दृढ़ निश्चय से चमकती हुई आरएमसी स्पिरिचुअल रूट पोजेसर ऑप्शन चुनने का फैसला करता है। उसी पल एक ग्रीन एनर्जी उसे घेर लेती है और वो सोचता है कि क्या स्पिरिचुअल रूट होने का एहसास ऐसा ही होता है। जब उसके पेट पर एक मजबूत दिखने वाला मशरूम दिखता है तो हमारा यंग मैन सोचता है कि क्या नॉर्मल लोगों से अलग होने के फायदे, पर्क्स हैं। वो समझ जाता है कि सिम्युलेटर को एनर्जी चाहिए और क्योंकि वाइट टियर इक्विपमेंट बेकार है वो उसे एब्जॉर्ब करके पॉइंट्स लेता है। उसके डॉर्म रूम का दरवाजा खुलता है। उसका दोस्त यू पैंग अंदर आकर बोलता है कि 6 फ्रेशमैन गर्ल्स उसका इंतजार कर रही हैं और उनमें से एक बहुत खूबसूरत रियल लुकर है। हमारा प्रोटैगनिस्ट समझ जाता है कि वो उसे पावर लेवल करवाना चाहती हैं और अपने दोस्त से कहता है कि उसके लिए कुछ खाना बचा के रखना। डॉम से निकलते हुए लड़कियों ने उसका स्वागत किया और वो अपने रूल्स बताता है। हर एक 2000 देगी और सारे ड्रॉप्ड आइटम्स उसके होंगे। उनमें से एक लड़की जिसको प्रोटैगनिस्ट ने पिछले सिमुलेशन में बहुत यूज किया था उसे दूर से देखती है। वोंग चिंग लोंग नाम की फ्रेशमैन 2000 युआन को लेकर परेशान लगती है लेकिन ये करने को तैयार दिखाई देती है। फिर वो शैली स्लोप डंजन में अंदर जाते हैं। डंजन के अंदर चमकती लाल आंखों वाला एक शैतानी सुअर गुस्से से ग्रुप की तरफ दौड़ता है। आरएमसी जल्दी से उस जानवर को रोकने आता है। एक ही पंच से वो सुअर को सीधा टक्कर मारता है, अपनी जबरदस्त ताकत दिखाता है। उस चोट का असर इतना तेज है कि मॉन्स्टर हर चोट पर हिलडोल जाता है। हमारा यंग मैन तेज हमलों की सीरीज के साथ अपना हमला जारी रखता है, जानवर को हवा में उड़ा देता है। सुअर आराम से हार जाता है और जमीन पर गिर जाता है। उस ताकत को देखकर प्रभावित होकर लड़कियां अपर क्लासमैन की तारीफ करती हैं, कहती हैं कि वो जबरदस्त, इनक्रेडिबल है। लड़ाई के बाद एक लड़की पेमेंट दे देती है और हमारे प्रोटैगनिस्ट को उसकी मदद के लिए शुक्रिया कहती है। फ्रेशमैन वोंगशिंग लोंग शर्माते हुए उसके पास आती है। साफ तौर पर हमारे लड़के पर फिदा वो बताती है कि फिलहाल उसके पास पैसे थोड़े कम हैं और थोड़ी शर्मिंदा दिखती है। एक लुभावने अंदाज सिडक्टिव लुक के साथ वोंगशिंग लोंग पूछती है कि क्या वो कोई और पेमेंट का तरीका यूज कर सकती है। वोंगशिंग लोंग एक इशारा करती हुई नजर के साथ हमारे प्रोटैगनिस्ट के और पास आती है, अपनी हेल्प के लिए पूछती है। शैतानी मुस्कान के साथ सुशिंग इस यंग लेडी की मदद करने को मान जाता है। वो उस यंग वुमन को अंधेरे कमरे में इनवाइट करता है और वो बिना सोचे उसके पीछे चली जाती है। वो एक चेयर पर बैठा हुआ दिखता है जिसके हाथ में एक पॉइंटर है, जबकि वोंगशिंग लोंग उसके सामने खड़ी है। लड़की जो कुछ भी करना पड़े उसके लिए पूरी तरह तैयार लगती है और उसे उम्मीद से देखती है। लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट खुलासा करता है कि वो असल में उसे अच्छी जिंदगी जीने के मूल आदर्श, कोर वैल्यूज सिखा रहा था। ये बोलकर शुशिंग खड़ा होता है और चिल्लाता है कि वो उसे रूहानी तौर पर मदद करने जा रहा है ताकि उसे उस गहराई अबिस से निकाल सके। फिर वो समझाता है कि कानून के खिलाफ नहीं जाना चाहिए और लड़की उसे पूरी तरह से हैरान होकर देखती रहती है। अगले वीक हमारा लड़का पागलपन की तरह अलग अलग लोगों से रिक्वेस्ट्स लेने लगता है। शैले स्लोप नाम की जगह पर पहुंचकर वो फिर से एक जायंट बोर से लड़ना शुरू करता है और एक ही हिट में प्रोटैगनिस्ट मॉन्स्टर को आराम से खत्म कर देता है। कई लड़कियां उसे थैंक करती हैं जिससे वो बहुत खुश होता है और उसे लगता है कि वो बादल पर लेटा हुआ है।
1 वीक बाद उसने आखिरकार 2 लाख दाक्सिया कमा लिए, जो उसे बहुत ज्यादा चाहिए थे। सिस्टम फिर 200 एनर्जी पॉइंट स्पेंड करता है कुछ करने के लिए, जिससे उसके पास 1082 पॉइंट्स बच जाते हैं। सिमुलेशन शुरू होने पर सिस्टम पूछता है कि क्या वो एक टैलेंट के लिए 100 एनर्जी पॉइंट स्पेंड करना चाहता है या एक ग्रीन टैलेंट के लिए 1000। शुशिंग फिर 100 एनर्जी पॉइंट स्पेंड करता है और सिस्टम के उसके लिए एक टैलेंट रैंडमली ड्रॉ करने का वेट करता है। सिस्टम फिर उसे कांग्रेचुलेट करता है क्योंकि उसे वाइट टियर बिजनेस एलीट टैलेंट मिला है जो उसे पैसा कमाने में हेल्प करता है। प्रोटैगनिस्ट खुश है क्योंकि हालांकि टैलेंट उसकी ताकत नहीं बढ़ाता, लेकिन वो सिमुलेशन में उसे और पैसा कमाने में हेल्प करेगा। अपनी बिजनेस समझ एक्यूमेन के साथ वो नए स्टूडेंट्स को इक्विपमेंट और टेक्निक्स बेचना शुरू करता है। हालांकि उसे 1 साल होल्ड बैक किया गया था, वो 1 साल में 30 मिलियन कमा लेता है, बाय प्रोडक्ट्स को कम और ज्यादा दोनों प्राइसेस पर बेचकर। 2 साल में हमारा लड़का स्कूल के सेकंड हैंड मार्केट पर मोनोपोली कर लेता है और एक मल्टी मिलियनियर एंटरप्रेन्योर बन जाता है। कुछ टाइम बाद वो कैपिटल में एक शॉप खोलता है, लेकिन जैसे उसकी बिजनेस बढ़ती है, किसी ने उस पर ध्यान दिया। यंग मैन हैरान हो जाता है जब एक डैगर उसकी तरफ उड़ता हुआ आता है, जिससे वो शॉक में रह जाता है। वो फिर देखता है कि उसका अटैकर वोंग चिन लोंग है। यंग वुमन बोलती है कि उसे एक मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना होगा, वरना उसे मार देना पड़ेगा। वो फिर पूछता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है और बोलता है कि यंग लेडी ने उसे बहुत कम समझा है। प्रोटैगनिस्ट अपनी फिंगर स्नैप करता है। अचानक सूट्स में कई आदमी आते हैं और वोंग चिन लोंग पर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। ब्लॉन्ड यंग वुमन फिर अपने डैगर के साथ आदमियों से लड़ना शुरू करती है। उसके हाथ में डैगर, लड़की तेजी से चलती है और सारे आदमियों को आराम से हरा देती है। एक सिनिस्टर ओरा के साथ वोंग उन सब को हरा देती है। सुस हैरान है और उसे एहसास होता है कि यंग वुमन ने ग्रैंड मास्टर लेवल को अवेकन कर लिया है। हमारा प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि जीनियसेस भी सिर्फ मास्टर लेवल तक ही पहुंच सकते हैं, लेकिन वोंग चिन लोंग सिर्फ 5 साल में ब्रॉन्ज लेवल से ग्रैंड मास्टर तक चली गई, जो कि अस्टॉनिशिंग है। यंग वुमन उसके पास आती है और बोलती है कि वो उसे खत्म नहीं करना चाहती क्योंकि उसने पहले उसकी मदद की थी। अचानक वो अपनी आंखें बंद करती है और थोड़ा ब्लश करती है। वो अपना डैगर जमीन पर गिरा देती है, जिससे हमारा एमसी सरप्राइज हो जाता है। वोंग फिर हमारे लड़के को एक किस देती है, जो उसे पूरी तरह से स्टंट कर देता है। अगली सुबह वो अपने बेड पर जागता है और उस पर एक निशान दिखता है। वो पछतावे रिग्रेट से भर जाता है। वो सोचता है कि उसने पूरी तरह से गलत समझ लिया होगा। वो फिर वोंग चिन लोंग के चले जाने पर दुखी होता है और सोचता है कि इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सन इतनी आसानी से कैसे जा सकती है। प्रोटैगनिस्ट फिर गुस्सा हो जाता है और वाव करता है कि वो मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन की जांच पड़ताल करेगा। वो ऑर्गेनाइजेशन की जांच शुरू करता है, लेकिन उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। इस बीच वो कल्टीवेशन टेक्निक्स ढूंढने से हार नहीं मानता और 2 साल में उसकी ट्रेनिंग बहुत इंप्रूव होती है। हमारा लड़का अपनी बहन से प्रॉमिस लेता है कि वो 1 साल तक कोई डंजन्स एंटर नहीं करेगी। लड़की पूछती है क्यों, लेकिन आखिरकार उसकी बात मान जाती है, बिना समझे भी। सू सुकून की सांस लेता है कि वो सक्सीड हो गया, लेकिन सिस्टम उसे इन्फॉर्म करता है कि दूसरे साल में उसकी बहन डंजन गई और गुजर गई। वो फिर अपनी बहन के गुजरने की वजह की जांच शुरू करता है, लेकिन डंजन के बारे में कुछ नहीं मिलता। इसी के साथ हमारा प्रोटैगनिस्ट याद करता है कि उसका बेस्ट फ्रेंड यूपान भी उसी साल गुजर गया था। यूपान भी उसी डंजन में खत्म हुआ और उसके साथ उनके ज्यादातर क्लासमेट्स भी। ये डंजन एक मीट ग्राइंडर लगता है जो आसपास के सबकी लाइफ ले लेता है। वो सोचता है कि ये कैसी जगह है कि इतने सारे लोग अंदर मर गए। फिर प्रोटैगनिस्ट रियलाइज करता है कि हर किसी के पास उस डंजन में एंटर करने का कोई रीजन जरूर था। अपनी पहले से मिली इंफॉर्मेशन फॉर नॉलेज के साथ यंग मैन बहुत सारा लो लेवल इक्विपमेंट बेचता है और रिकवरी पोशंस का एक बड़ा स्टॉक खरीदता है। वो फिर कैपिटल के लो लेवल मार्केट में एक कमर्शियल जायंट बन जाता है और अपनी वेल्थ एंजॉय करता है। लेकिन हमारा लड़का रिलैक्स नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि 4 साल में एक ग्रेट कैटास्ट्रोफी कॉन्टिनेंट पर स्ट्राइक करेगी। उसके अटेम्प्ट्स फेल हो जाते हैं क्योंकि कोई भी उसके कैटास्ट्रोफी के मैसेज पर विश्वास नहीं करता।
कोई दूसरा ऑप्शन ना होने पर वो डिसाइड करता है कि उसे खुद को प्रोटेक्ट करना होगा। 3 साल बाद वो अपने पेरेंट्स और टेंस ऑफ बिलियंस फंड्स लेकर यूनाइटेड स्टेट्स शिफ्ट हो जाता है। हमारा लड़का फिर डिसाइड करता है कि आगे आने वाले चैलेंजेस को फेस करने के लिए उसे अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी होगी। 1 वीक बाद उसे 4 लाख डैक्सिया मिलते हैं और वो सोचता है कि ये एक और सिमुलेशन के लिए काफी है। यूएसए के स्काइज में एक वाइट डीमन दिखता है और काउंटलेस प्रोफेशनल्स उसे लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन सब बेकार। जायंट मॉन्स्टर अपनी रेड आइज खोलता है और एक डेवास्टेटिंग अटैक लॉन्च करने की तैयारी करता है। प्रोटैगनिस्ट फिर सोचता है कि क्या ऐसे एक से ज्यादा मॉन्स्टर्स हैं। सिमुलेशन एंड होती है और सिस्टम उसे इन्फॉर्म करता है कि वो 30 साल की उम्र में पूरी तबाही के बीच गुजर गया। उसके पास फिर बिजनेस एलीट टैलेंट और ग्रेट कंज्यूमेशन कल्टीवेशन में से चुनने का ऑप्शन है। सिस्टम उसे इन्फॉर्म करता है कि टैलेंट का कॉस्ट 1000 पॉइंट्स और कल्टीवेशन का कॉस्ट 500 एनर्जी पॉइंट्स। हमारा लड़का कल्टीवेशन चूज करता है और 500 एनर्जी पॉइंट स्पेंड करता है, जिससे उसके पास 482 बच जाते हैं। वो सोचता है कि बिजनेस टैलेंट सिर्फ सिमुलेशन में हेल्प करता है और रियल वर्ल्ड में नहीं। वो फिर सिमुलेशन में मिले ग्रीन टियर इक्विपमेंट को देखता है और अपनी प्रोग्रेस से सैटिस्फाइड है। सुशिंग सोचता है कि क्या सच में कोई तरीका नहीं है कि जो कैटास्ट्रोफी 15 साल में होने वाली है उसे बचा जा सके। इसी के साथ वो सोचने लगता है कि शायद इंसानियत के लीडर्स को पहले से पता था और इसीलिए वो इंफॉर्मेशन सप्रेस करते हैं ताकि वाइड स्प्रेड पैनिक ना हो। सोचता है कि दूसरों की तरह उसके पास लेवलिंग सिस्टम नहीं है बल्कि कल्टीवेशन सिस्टम है। वो फिर रियलाइज करता है कि हालांकि वो सिल्वर रैंकर से ज्यादा स्ट्रांग है, उसके पास अभी भी बहुत लंबा रास्ता है। तो हमारा लड़का डिसाइड करता है कि आगे आने वाले को फेस करने के लिए उसे अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी होगी। 1 वीक बाद वो 4 लाख दाक्षिया कमा लेता है और सोचता है कि ये एक और सिमुलेशन के लिए काफी है। सुशिंग एक नया सिमुलेशन शुरू करता है और सिस्टम उसे इन्फॉर्म करता है कि उसके पास 1782 एनर्जी पॉइंट्स बचे हैं। हमारा लड़का फिर 100 पॉइंट स्पेंड करने का फैसला करता है ताकि उसे एक नया वाइट टैलेंट मिले। सिस्टम फिर उसे कंग्रेचुलेट करता है क्योंकि उसे डोंट डाई इन वेन नाम का वाइट टैलेंट मिला है। वो नए टैलेंट को एनालाइज करता है और सोचता है कि ये एबिलिटी उसके अटैकर का पता लगाने के लिए बहुत वैल्यूएबल हो सकती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वो एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि वो ये एबिलिटी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकालने के लिए यूज कर सकता है। अपनी स्ट्रेंथ की वजह से 1 साल में वो लड़कियों को लेवल अप करने के लिए ले जाता है और 20 मिलियन कमाता है। सिस्टम उसे इन्फॉर्म करता है कि वो वोंगचिंग लॉन्ग को भूला नहीं है और उसे लेवल अप करने में हेल्प करता है और वैल्यू सिखाता है। एक दिन लड़की उसे बताती है कि उसे एक मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन से इनविटेशन मिला है जो उसे परेशान कर देता है। वो इस खबर से बहुत सैड लगती है और हमारे प्रोटैगनिस्ट को एक फेयरवेल गेज से देखती है। एक टाइट हग के साथ यंग वुमन उसे गुड बाय कहती है, जिससे वो सिचुएशन को लेकर कंफ्यूज्ड हो जाता है। अगली सुबह वो फिर से अकेला जागता है और पिलो के नीचे एक बुक देखता है। वो फिर बुक उठाता है और सोचता है कि ये चेंग चेंग गोंग कल्टीवेशन टेक्निक क्या है। बुक हाथ में लेकर वो खुश है क्योंकि एक रियल कल्टीवेशन टेक्निक एग्जिस्ट करती है और वो उसकी प्रैक्टिस कर सकता है। लेकिन प्रोटैगनिस्ट रियलाइज करता है कि बुक सिर्फ टेक्निक का हाफ पार्ट है, जिससे वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो जाता है। वो फिर दिन रात ट्रेन करना शुरू करता है, लेकिन 1 महीने के बाद वो बॉडी रिफाइनिंग के सेम लेवल पर है। हार न मानते हुए हमारा लड़का पूरी तरह से टेक्निक पर फोकस करता है और अपनी बिजनेसेस भी यूजुअल की तरह मैनेज करता है। बहुत सोचने के बाद उसे एक आइडिया आता है और वो रियलाइज करता है कि शायद प्रॉब्लम स्पिरिचुअल एनर्जी की कमी है। वो कंक्लूड करता है कि उसे एडवांस ना कर पाने का रीजन एनवायरनमेंट में ऑरा की कमी है। वो सोचता है कि ऑरा ढूंढने के लिए और टाइम नहीं है और उससे पहले अपनी बहन और दोस्त को परसुएड करना होगा। उसको बचाने के लिए डिटर्मिन्ड वो अपने होम टाउन वापस जाता है और अपनी बहन को ढूंढता है, जिसने अभी अभी ग्रेजुएट किया है। दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं और शांति भरे खुश दिन जीते हैं। कुछ आदमी आते हैं और उसकी बहन को एक डंजन के लिए इनवाइट करते हैं। हमारा लड़का फिर उनके साथ जाने से मना करता है। उसका एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है। उसकी बहन फिर उसका नाम लेती है और उसका हाथ पकड़कर उसे शांत करने की कोशिश करती है। वो उस पे चिल्लाता है, कहता है कि वो उसका भाई है और उसे अपनी भलाई के लिए उसकी बात सुननी चाहिए। लेकिन प्रोटैगनिस्ट के लिए एक सरप्राइज है। अचानक लड़की से एक पावरफुल ऑरा निकलता है और वो रिवील करती है कि वो एक मास्टर है। यंग वुमेन उसे रिलैक्स करने को कहती है क्योंकि वो एक मास्टर है और हर मास्टर को डंजन जाना पड़ता है।
एक स्माइल के साथ वो गुड बाय कहती है और उससे कहती है कि जब वो वापस आए तो उसके लिए कुछ स्नैक्स बचा के रखना। 1 महीने बाद सिस्टम उसे इन्फॉर्म करता है कि उसकी बहन गुजार गई है। वो फिर अपने चबी दोस्त को पर्सुएट करने की कोशिश करता है, लेकिन फेल हो जाता है क्योंकि एक मास्टर होने के नाते उसे भी जाना पड़ता है। चूंकि रिकवरी पोशंस की प्राइसेस चेंज नहीं हुई, हमारा लड़का उनसे बहुत पैसा कमाता है। जानते हुए कि उसके पास 4 साल हैं, वो सब कुछ बेच देता है और अपना पैसा और एनर्जी ऑरा ढूंढने में लगा देता है। वो पूरा 1 साल ढूंढता है, लेकिन स्पिरिचुअल एनर्जी के बारे में कोई क्लू नहीं मिलता। एक मिस्टीरियस पर्सन उसे ढूंढ लेता है, जिससे हमारा प्रोटैगनिस्ट हाई अलर्ट पर हो जाता है। प्रोटैगनिस्ट फिर पूछता है कि वो आदमी कौन है और वो क्या चाहता है। एक विकेट स्माइल के साथ आदमी पूछता है कि क्या वो एक अंट से बात करेगा जिसको वो अभी अभी कुचलने वाला है। प्रोटैगनिस्ट आने वाले अटैक के लिए तैयार हो जाता है। आदमी प्रोटैगनिस्ट पर एक किक मारता है जो वो डॉज कर लेता है। प्रोटैगनिस्ट आदमी की सिल्वर लेवल पावर से सरप्राइज्ड है। एक पावरफुल ऑरा के साथ उसने रियलाइज किया कि आदमी असल में गोल्ड लेवल पर है, लेकिन वो इंटिमिडेटेड नहीं है और लड़ने की तैयारी करता है क्योंकि अपनी रिफाइंड बॉडी के साथ उसके पास एक चांस है। मिस्टीरियस आदमी हमारे प्रोटैगनिस्ट की स्ट्रेंथ से सरप्राइज्ड है और सोचता है कि वो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है। ब्लोज के एक इंटेंस एक्सचेंज में दोनों अपनी पूरी ताकत से टकराते हैं। डस्ट उड़ती है, लड़ाई को छुपा लेती है। हमारा लड़का फिर सोचता है कि क्या लड़ाई सच में खत्म हो गई है और क्या वो जीतने में कामयाब रहा। अचानक मिस्टीरियस आदमी उसके पीछे एक विकेट स्माइल के साथ आता है, प्रोटैगनिस्ट को पकड़ने की तैयारी करता है। दुश्मन उसकी गर्दन पकड़ता है और पूछता है कि क्या वो एक मास्टर है। एक स्मर्क के साथ आदमी उससे कंटेम्प्ट से देखता है और उसे पैथेटिक कहता है। एक पल में दुश्मन उसकी गर्दन मोड़ देता है। सिस्टम उसे इन्फॉर्म करता है कि आदमी ने उसकी गर्दन तोड़ दी और वो किक द बकेट हो गया, मर गया। हमारा लड़का अपना डोंट डाई इन वेन टैलेंट एक्टिवेट करता है। तो इसी के साथ आज का हमारा एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए टाटा, बाय एंड सायनारा।